आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का भाग 18। प्रसव का समय निकट आ रहा था, परंतु मेरी हालत तेजी से खराब होती जा रही थी। मेरा सारा शरीर काला हो गया था। मैं हैरान थी। वास्तव में मैं अकस्मात ही बुढ़िया हो रही थी। ज्वर अब दिन में कई बार कमोवेश होता था। सारा अंग भीतर से जला जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि कलेजे में अंगीठियां दहक रही हैं। बाल मेरे झड़ने आरंभ हो गए थे। आवाज़ खोखली और धीमी हो गई थी। यत्न करने पर भी मैं जोर से नहीं बोल सकती थी। इस एक हफ्ते में ही मैं इतनी कमज़ोर हो रही थी कि टट्टी पेशाब के लिए जाने में मैं हाँफने लगती थी। स्पष्ट था कि इतना यत्न करने और सावधान रहने पर भी विष मेरे शरीर में पहुंचाया जा रहा था, परंतु कैसे, ये मैं नहीं जान पाती थी। इधर 2 दिन से मेरे सिर में भी चक्कर आ रहे थे। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि धरती उलट पुलट हो रही है। सिर पर जैसे पहाड़ लदे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? किसका सहारा लूं? क्या ये लोग मुझे मार ही डालेंगे? क्या मैं अब अपने बच्चों को भी न देख सकूंगी? रंग महल के मेरे वो सपने क्या अब सब समाप्त हो चुके? हे भगवान, क्या मैं मर रही हूं? हाय, एक बार भी मैंने अपने पति को अपना प्यार नहीं दिया। वो राजा मेरी जान का ग्राहक बन गया, जिस पर मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुझे सारे ही संसार के मनुष्यों से घृणा हो गई। परंतु ये कैसे? क्या किसुन जैसा श्रेष्ठ पुरुष दुनिया में नहीं है? फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अंत तक लड़ूंगी। परंतु क्या डॉक्टर रॉबर्ट भी इस घृणित षड्यंत्र में शामिल हैं? दवा तो मैं उन्हीं से लेकर खाती हूँ और सुई भी उन्हीं से लगवाती हूँ। परंतु शीघ्र ही मेरा भ्रम दूर हो गया। एक दिन मेरी हालत देखकर डॉक्टर रॉबर्ट एकदम अधीर हो उठे। स्पष्ट था कि मेरे लक्षणों को देखकर बहुत परेशान हो गए थे और वो ठीक ठाक उसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। उस दिन मेरे ही सामने उन्होंने नायडू से बहुत बहस की, दवाइयाँ बदली, नए नुस्खे तजवीज़ किए, बम्बई से नई दवाइयाँ मंगाने को तार दिए। वो बहुत देर तक बेचैनी से मेरे कमरे में चक्कर लगाते रहे। मेरा मन हुआ कि उन्हें सब बता दूं जो मुझे ज्ञात हो चुका था, परंतु अभी मेरा मन साफ न था। क्या जाने रॉबर्ट भी षड्यंत्र में सम्मिलित हों। परंतु मुझे विष कैसे और कब दिया जा रहा है, अब यही जानने को मैं बेचैन हो उठी। परंतु उसी रात मुझे इसका भी पता चल गया। मैं दीवार की ओर मुंह फेर कर सो रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी हो रही थी। डॉक्टर नायडू अपना अंतिम राउंड करने आई। क्षण भर उसने मसहरी में मुझे सोते देखा। दीवार पर मेरे सामने ही आईना लगा था। उसमें मैंने उसे आते और तेज नज़र से अपनी ओर ताकते देखा, पर मैं नींद का बहाना करके चुपचाप पड़ी रही। 2 ही मिनट में नायडू चली गई और उसके कुछ देर बाद वही नर्स कमरे में आई जिसे मैं पसंद करती थी और प्यार करने लगी थी। मेरी मसहरी के निकट आकर उसने भली भांति जांचा कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। जब उसे विश्वास हो गया कि मैं सो रही हूँ तो उसने लैंप की रोशनी और मध्यम की। फिर वो उस टेबल के पास आई जो मेरे सिरहाने रखी थी। उस पर पानी की सुराही रखी थी। नर्स ने एक पुड़िया चोली से निकाली और सुराही में डाल दी। उसने फिर मेरी ओर देखा और दबे पांव चली गई। आईने में होकर मैंने सब कुछ देख लिया। उफ, मुझे दवा में नहीं, पानी में जहर दिया जा रहा है। कोई ऐसा मंद विष कि मैं घुल घुल कर मर जाऊं और किसी को गुमान भी न हो कि मेरी हत्या की गई है। कितनी सावधानी और चतुराई से इस गोली का खून किया जा रहा था। उस दिन मैंने वो पानी नहीं पिया और सुबह मैंने ये अनुभव किया कि आज अपेक्षाकृत मेरी तबीयत ठीक है। कलेजे में जलन कम है, बदन में दर्द नहीं है, सिर उतना भारी नहीं है। मैंने मुंह अंधेरे ही उठकर दवा की एक शीशी खाली करके उसमें पानी भरकर अपने तकिए के नीचे छिपा ली। उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद वही नर्स आई। सावधानी से मेरे सिरहाने आकर जांचा कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। फिर वो सुराही उठाकर चली गई। न नायडू को
न उस नर्स को ये पता लगा कि मैं उनका भेद जान गई हूँ। वास्तव में उस आईने की ओर उनका ध्यान ही न था। दूसरे दिन रात की ड्यूटी दूसरी नर्स की थी, पर उस दिन वो जहर नहीं मिलाया गया। मालूम होता है कि उस नर्स को षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था। इससे दूसरी सुबह मैं और भी चंगी हो गई, ताकत भी मालूम हुई, खाना भी ठीक खाया। पर तीसरे दिन फिर वही नाटक शुरू हुआ और मैंने उस पानी का नमूना भी शीशी में भरकर अपने पास रख लिया। मैंने ये प्रकट न होने दिया कि मेरी तबीयत आज अकस्मात अच्छी है। उसी भांति मैं बीमारी का बहाना करके पड़ी रही। दोनों डॉक्टरों और नर्स से भी मैंने वही व्यवहार रखा। मैं ये सोचने लगी कि मैं यहाँ किसकी मदद लूँ। अब इस विपत्ति में कौन मेरा मित्र है, शुभचिंतक है, जो मुझे मौत के मुंह से उबारे। एकाएक मुझे वासुदेव महाराज का ध्यान आया और मैंने उनके नाम एक तार लिखा। तार में इतना ही लिखा कि तुरंत आओ। हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गई। वो बूढ़ा माली उसी दिन से नित्य शाम को मेरे लिए फूल लेकर आने लगा था। वो बहुत भला सीधा आदमी था। इनाम देकर मैंने उसे अपना भक्त बना लिया। वो तार मैंने चुपचाप उसी के द्वारा भिजवा दिया। तार की रसीद उसने मुझे ला दी। ये बात वो किसी और से ना कहे, ये बात भी मैंने उसे समझा दी थी। दूसरे दिन भोर में ही पड़ोस वाली कोठी में बड़ी हलचल दिखाई दी। बहुत से सिपाही, अहलकार, अफसर और बैरा खानसामा वहां दौड़ धूप कर रहे थे। कोठी पर यूनियन जैक फहरा रहा था। माली ने मुझे बताया कि हुजूर एजेंट गवर्नर जनरल साहब बहादुर पधारे हैं। इस अंग्रेज हाकिम की सारे राजस्थान में तूती बोलती थी। कहना चाहिए कि सारे महाराजाओं का वो विधाता था। बड़ा सख्त आदमी था। मुझे लेकर रियासत में जो आंदोलन कुंवरानी का चला था, उसमें मेरे साथ ताल्लुक़ रखने के कारण इसने महाराजा धीराज को बहुत डांट पिलाई थी। तभी से मैं जानती थी कि वो मेरा प्रबल विरोधी है। बहुत देर तक मैं इस बात पर विचार करती रही और अंत में मैंने चुपचाप उससे मुलाकात करने का पक्का इरादा कर लिया। 2 बजे सबके खा पीकर आराम करने के बाद डॉक्टर नायडू और खवास अपनी रंगरलियां करने कोठी के पिछवाड़े वाले भाग में चले जाते थे। ये मैंने जान लिया था। आज भी वो चले गए। उनके जाने पर मैंने नर्स को आराम करने की छुट्टी दे दी और कहा, मैं सोऊंगी, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। कुछ देर में और रुकी। फिर मैंने कपड़े बदले, पानी की शीशियां कपड़ों में छिपाई और दबे पांव में नीचे उतर आई। सौभाग्य से इस समय कर्नल रॉबर्ट का कमरा भी बंद था। किसी ने मुझे नहीं देखा और मैं कदम बढ़ाती हुई एजीजी के बंगले में जा पहुंची। इत्तला पाते ही साहब ने तुरंत मुझे भीतर बुला भेजा। मेरा परिचय पाकर कहा, हाँ, मैं आपको जानता हूँ, कहिए क्या दिक्कत है। उसने बड़ी इज्जत और प्रेम से मेरा स्वागत किया। खूब ध्यान से मेरी बात सुनी। जो कुछ मैं जानती थी वो सब मैंने उन्हें बता दिया। साहब का प्रेम देख अपनी बेबसी पर मैं रो उठी। साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब आवश्यक प्रबंध कर दूंगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, पर आप अभी इस भेद को गुप्त ही रखिए। जब मैं वहां से लौट रही थी तब भी हमारी कोठी में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में ही जा रही थी कि किसी ने चंपाकली रानी कहकर मुझे पुकारा। वासुदेव महाराज थे। हंस रहे थे और हकला हकला कर कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैं एकदम अधीर होकर दौड़ी और उनके वक्ष से बच्ची की तरह चिपट कर फफक कर रोने लगी। वासुदेव महाराज को इसकी कल्पना भी न थी। वो घबरा कर बोले, क्या 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 हुआ, क्या हुआ? मैं तो तार पाते ही। मैंने होठों पर उंगली रखकर धीरे से कहा, आपको मैंने तार भेजकर बुलाया है। ये बात किसी से मत कहिए, बड़ी भयानक बात है। आप मेरे कमरे में आइए। वासुदेव महाराज को कमरे के भीतर ले जाकर मैंने द्वार बंद कर लिया और सब कुछ उन्हें बता दिया। अभी अभी मैं एजीजी से मिल आई हूँ, ये भी कह दिया। सुनकर वासुदेव गुस्से से लाल हो गए। कहने लगे, उस खूसट नाऊ के बच्चे को तो मैं आज ही कच्चा चबा जाऊंगा, और वो रांड। पर मैंने वासुदेव महाराज को शांत करते हुए कहा, नहीं,
सब काम सावधानी से चुपचाप करना होगा। इस कुकर्म में केवल खवास और डॉक्टर नायडू ही नहीं, अन्नदाता भी हैं। बात की गंभीरता समझकर वासुदेव महाराज भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भले ही अन्नदाता भी हों, पर मैं तुम्हारे साथ हूं चंपाकली रानी। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वासुदेव महाराज को मैंने समझा दिया कि दूसरों से कहो कि यूं ही चले आए हैं। वासुदेव महाराज को भी ये तजवीज़ पसंद आई। हमने ये भी तय कर लिया कि प्रकट में वासुदेव महाराज मेरी ही भांति डॉक्टर नायडू और खवास से मिलजुल कर रहेंगे। 1 घंटे में ही डॉक्टर नायडू का बिस्तर गोल हो गया। ज्ञात हुआ कि एजीजी साहब बहादुर के खास हुक्म से वो कहीं किसी खास केस पर नियुक्त होकर जा रही हैं। उसके साथ एक नर्स भी जा रही है, पर उन्होंने हरामजादी भोली भाली नर्स को मेरे ही पास छोड़ा। मैं भी उस गुनहगार को अपने कब्जे में रखना चाहती थी। डॉक्टर नायडू रवाना हो गईं और इसके कोई 1 घंटे बाद कर्नल रॉबर्ट बहुत परेशानी की हालत में मेरे कमरे में आए। उन्होंने बहुत बारीकी से मेरी जांच की और बिना कुछ कहे वो चुपचाप चले गए। मैं खूब सावधानी से इन सब बातों को देख रही थी। चलती बार जब डॉक्टर नायडू विदा होने पर मेरे कमरे में आई, तब कमज़ोर और दुख सागर में डूबी होने पर भी मैं अकस्मात मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट उससे छिपी न रही। एक बार उसने भयभीत नज़रों से मेरी ओर देखा। पहली ही बार मैंने उसकी वो भय विह्वल दृष्टि देखी थी। कदाचित वो संदेह करने लगी थी कि उसका भेद मुझ पर खुल गया है, पर उसके सोचने का समय ही कहाँ था। वो 2-4 औपचारिक बातें करके चली गई। डॉक्टर रॉबर्ट की परेशानी से मैं पहले तो घबरा गई, पर पीछे मुझे ज्ञात हो गया कि एजीजी ने उन्हें भी चेतावनी दी थी। डॉक्टर रॉबर्ट ने उस नर्स से बहुत हुज्जत की थी, जिरह की थी। ये भी पीछे मैंने सुना। मैंने ये भी जान लिया कि नर्स कम उम्र और बुद्धि की कच्ची है, अतः मैं उससे बातें उगलवाने का अवसर देखने लगी। खवास का चेहरा इस समय बिगड़ा हुआ था। क्यों न बिगड़ता भला? उसका सारा प्रोग्राम जो बिगड़ रहा था। पुराना घाघ था, इसीलिए घबराहट का नामो निशान उसके चेहरे पर न था। कदाचित उसे मेरी कारिस्तानी का कुछ पता भी न था। डॉक्टर नायडू के चले जाने की तो उसे परेशानी थी ही, वासुदेव महाराज के आने से भी उसके तन बदन में आग लग गई। वासुदेव उससे खूब हंस हंस कर, खूब घुल मिल कर बातें कर रहे थे। चुहल और मजाक भी बीच बीच में चलते थे। खवास का मन यद्यपि ठीक न था और वो वासुदेव का दोस्त भी न था, पर मन के भाव छिपाने में वो उस्ताद था, अतः वो भी वासुदेव महाराज का साथ दे रहा था। दोनों पुराने खिलाड़ी अपने अपने खेल खेल रहे थे, परंतु खेल का मज़ा तो तब आया जब रात कोई चोर आकर खवास को ठोक पीट गया। शोर शप्पा बहुत हुआ, पर चोर पकड़ा नहीं गया, पहचाना नहीं गया। चोर ने कंबल खवास पर डाल उसे उसमें लपेट लिया, फिर लात घूंसों से अच्छी तरह मरम्मत की। सुबह खवास जब सूजा मुंह और फूली हुई आंखों पर पट्टियां बांधे उधर से निकला, तब बरबस मुझे हंसी आ गई। वासुदेव महाराज अपने डंडे को सहलाते हुए हकला हकला कर कह रहे थे, बेटा निर्भय राम, खवास का ख्याल रखा करो, वो हमारे पुराने दोस्त हैं। खवास भी समझ गया था और मैं भी कि सारी कारिस्तानी वासुदेव महाराज की थी। तीसरे पहर जब वासुदेव महाराज मेरे पास बैठे, तब मैंने कहा, ये क्या किया बाबा जी, खवास को खत्म ही कर दिया? तब हंसकर वासुदेव महाराज बोले, खत्म कहाँ किया, आज तो जरा सी खोपड़ी सहलाई है सिर्फ। अब जब तक बेटा जी आबू से अंतर ध्यान नहीं हो जाते, उनकी सेवा तो निर्भय राम को करनी ही पड़ेगी। क्या कहते हो बेटा निर्भय राम? मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई और कल तक मैं कैसी भयानक मुसीबत में फंसी थी ये बिल्कुल ही भूल गई। इस घटना के तीसरे ही दिन पुलिस दलबल सहित आ धमकी। पुलिस के बड़े साहब आए थे। नौकर चाकर छोटे बड़े सभी भय से कांपने लगे। जो असल कारण नहीं जानते थे वो भांति भांति की अटकलें लगाने लगे। पुलिस ने सर्वप्रथम उस नर्स को फांसा। उसने 5-10 मिनट में ही सब भेद खोल दिए।
जहर की पुड़िया भी उसके पास से बरामद हुई। उसके बाद मेरा बयान हुआ। अथ से इति तक मैंने सब बातें बता दी, परंतु जब मैं बयान दे रही थी तभी अकस्मात खवास ने मेरे ऊपर रिवॉल्वर चला दिया। खवास का निशाना चूक गया और गोली मेरे कान को छूती हुई दीवार में घुस गई। इसी समय मैंने देखा कि खवास में दैत्य के समान बल था। उसने अनायास ही वासुदेव महाराज को उठाकर दूर फेंक दिया और लगा दनादन गोलियां दागने। एक गोली वासुदेव महाराज की जांघ में घुस गई। पुलिस के जवान तुरंत ही उस पर टूट पड़े और उन्होंने पिस्तौल छीनकर उस पर कब्जा कर लिया तथा हथकड़ियों में जकड़ लिया। एक क्षण भर में ही ये सब भयानक कांड हो गया। वासुदेव महाराज खून से भर गए, पर उन्हें इस समय अपने जख्मी होने की जरा भी परवाह न थी। वो हकला हकला कर खवास पर व्यंग बाण चला रहे थे और खवास गंदी गंदी गालियां बक रहा था। मैं उस हत्यारे की गोली से बाल बाल बच गई थी, इसीलिए वासुदेव महाराज बहुत खुश थे। उन्हें तत्काल प्रारंभिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। खवास ने प्रत्येक बात से कतई इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके वस्त्रों की भी तलाशी ली और कमरे की भी। मेरे कहने पर पिछवाड़े वाले कमरे की भी तलाशी हुई। वहां से कई संदिग्ध वस्तुएं मिलीं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था एक अधूरा पत्र, जिसे वो महाराजा धीराज को कदाचित उसी समय लिख रहा था जबकि पुलिस ने उसे धर दबोचा था। पत्र अधूरा था, पर उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे, पर वो उसी के हस्तलेख से लिखा था और उससे मेरी हत्या की योजना तथा महाराजा धीराज से उस योजना के संबंध पर काफी प्रकाश पड़ता था। पुलिस खवास और नर्स को गिरफ्तार करके ले गई। कर्नल रॉबर्ट ने बाद में मुझे बताया कि जो मैंने एजीजी को दिया था वो बम्बई जांच के लिए भेजा गया था और उसमें विष पाए जाने पर ही एजीजी ने पुलिस बुलाई थी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत तसल्ली दी और कहा अवश्य ही डॉक्टर नायडू भी गिरफ्तार होंगी। उन्हें इस बात का भारी खेद था कि इतनी योग्य डॉक्टर होने पर भी उसने ये दुष्कर्म किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरी डिलीवरी के लिए बम्बई से एक लेडी डॉक्टर और 2 नर्सें बुलाने का प्रबंध एजीजी महोदय ने कर दिया है। ये अंग्रेज चरित्र था जिस पर आज मुझे विचार करना पड़ा। डॉक्टर रॉबर्ट इस समय एक सच्चे पिता की भांति मेरी सेवा सहायता कर रहे थे और एजीजी साहब बहादुर ही नहीं बल्कि उनकी मेम साहब भी 2 बार आकर मुझे तसल्ली दे गई थीं। ये मेरे ऊपर उनका अनुग्रह ही न था, कर्तव्य पालन भी था। मैं जानती थी कि यही साहब कुंवरानी के मामले में मेरे कितने विरोधी थे। मुझे रंग महल से निकालने में उन्होंने बड़ा बल लगाया था, पर आज वही मेरे प्राणों की इस प्रकार रक्षा कर रहे थे। सच तो ये है कि उन्होंने ही मुझे नवजीवन दिया था। मैं मन ही मन उनकी कृतज्ञ हो रही थी और जब जब सारी बातों पर ध्यान आता था तब तब मेरी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। मुझे वासुदेव महाराज की बड़ी चिंता थी। बेशक उन्होंने मेरे प्राण बचाने में अपने प्राण संकट में डाल दिए थे। वो बूढ़ा ब्राह्मण अकारण ही अपने प्यार से मुझे आप्लावित कर रहा था। मैं उन्हें देखने और उनका हाल जानने को अधीर हो रही थी, पर कर्नल ने मुझे बता दिया था कि गोली उनकी जांघ से निकाल दी गई है और उनकी हालत सुधर रही है। कोई खतरे की बात नहीं है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।